हेलो दोस्तों, मनी टिक्स में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं लार्सन एंड टर्बो कंपनी का। साथ ही में हम कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न और कंपनी के जो भी फ्यूचर एस्पेक्ट्स रहेंगे एज इन्वेस्टमेंट, वो सब चीज़ें आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं गाइस। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम कंपनी किस फील्ड में ऑपरेट करती है। तो आ जाते हैं हम कंपनी की वेबसाइट पर। कंपनी के जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है और कंपनी के जो भी बिजनेस है वो बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड है और बहुत ही अच्छी तरीके से कंपनी ने अपने बिजनेसेस को डाइवर्सिफाई किया है। आप नीचे देख सकते हो, कंपनी कंस्ट्रक्शन के साथ साथ हाइड्रोकार्बन, पावर जनरेशन, मिनरल्स एंड मेटल्स, हेवी इंजीनियरिंग, डिफेंस व्हीकल्स, शिप बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग मशीनरीज, L&T वॉल्व्स, LTI, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, L&T मेट्रो रेल्स, L&T फाइनेंशियल सर्विसेज, L&T रियलिटी, माइंड ट्री और लास्ट में आता है हमारा L&T टेक्नोलॉजी। अगर आप इन सभी बिजनेसेस को काउंट करोगे तो कंपनी टोटल 18 बिजनेसेस में ऑपरेट करती है। इतना अच्छा बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन आपको और किसी बिजनेसेस में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज है, वो बहुत ही अच्छी तरह से डाइवर्स करके रखा है कंपनी ने। साथ ही में अगर आप ऊपर देखोगे तो कंपनी के जितने भी सर्विसेज है वो अक्रॉस 15 कंट्रीज में है। मतलब कंपनी इंडिया के अलावा भी 49 कंट्रीज में ऑपरेट करती है। इससे हमें पता चलता है कि कंपनी के जो इंटरनेशनल नेटवर्क्स है वो कितने स्ट्रांग है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इतने वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस को हैंडल करने के लिए आपको एक स्ट्रांग मैनेजमेंट चाहिए कंपनी में, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे ऑपरेट करना किसी भी कंपनी के लिए आसान बात नहीं होती दोस्तों। इससे हमें कंपनी के जो भी मैनेजमेंट टीम है या फिर टीम वर्क है या फिर कंपनी के जो भी बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स है उनके बारे में बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको पता चल जाती है। मतलब कंपनी का जो भी मैनेजमेंट टीम है वो बहुत ही स्ट्रांग है और किसी भी कंपनी का जो फ्यूचर एस्पेक्ट होता है वो एक स्ट्रांग मैनेजमेंट के ऊपर ही डिपेंड होता है। ये तो देख लिया हमने कंपनी किस फील्ड में ऑपरेट करती है। साथ ही में हमने देखा कि कंपनी के जितने भी बिजनेसेस है वो किस तरह से डाइवर्सिफाई करके रखा है कंपनी ने। साथ ही में हमने देखा कि कंपनी के जो भी सर्विसेज है और बिजनेसेस है वो इंडिया के अलावा कंपनी और 49 कंट्रीज में ऑपरेट करती है। इसका मतलब ये हो जाता है कि कंपनी इंडियन मार्केट के अलावा भी इंटरनेशनल मार्केट में इन्वॉल्व है और कंपनी के पास अच्छा खासा बिजनेस करने का एक्सपीरियंस भी है। तो चलिए देख लेते हैं, ये तो देख लिया हमने कंपनी के बारे में। तो आगे देख लेते हैं हम कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज क्या क्या कहते हैं। अगर आप कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हो तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2,16,982 करोड़। मतलब कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। साथ ही में अगर कंपनी का करंट शेयर प्राइस देखोगे मार्केट में तो वो चल रहा है 1,545 रुपीज़। और आगे देखोगे कंपनी ने हाई लगाया है इस साल का 2,079 रुपीज़ का और कंपनी ने लो लगाया है इस साल का 1,447 रुपीज़ का। इसका मतलब बहुत ही बड़ी कंपनी है और बहुत ही बड़े लेवल पे ऑपरेट करती है। अगर आप नीचे देखोगे कंपनी का पीई रेशियो, तो कंपनी का पीई रेशियो है 25.2 और नीचे अगर आप इंडस्ट्री का पीई देखोगे तो इंडस्ट्री का पीई चल रहा है 13.7। अगर आप कंपनी के पीई रेशियो और इंडस्ट्री के पीई रेशियो के बीच डिफरेंस देखते हो तो वो बहुत ही कम है और ये बहुत ही अच्छी बात हो जाती है किसी भी कंपनी के लिए। जब आप एक वैल्यू इन्वेस्टिंग की नज़रिए से देखते हो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की नज़रिए से देखते हो तो ये बहुत ही अच्छी बात हो जाती है किसी भी कंपनी के लिए। साथ ही में अगर आप कंपनी का बुक वैल्यू देखोगे आगे तो वो चल रहा है 586 रुपीज़। ये बहुत ही अच्छी बुक वैल्यू है किसी भी कंपनी का। अगर आपको बुक वैल्यू क्या होता है ये पता नहीं है तो आपको बता दूं कि कंपनी के जितने भी एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स और कंपनी के जितने भी लाइबिलिटीज है, मतलब कंपनी के ऊपर जितना भी कर्जा है, मतलब कंपनी पूरे अपने एसेट्स बेचने के बाद और कंपनी पूरे एसेट्स बेचने के बाद जो भी अमाउंट आती है उस अमाउंट से कंपनी का जो भी कर्जा है वो पूरा चुकाने के बाद पर शेयर बेसिस पे शेयर होल्डर्स को कितना रकम मिलेगी उसी को हम बुक वैल्यू कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप करंट शेयर प्राइस में इन्वेस्ट करते हो लार्सन एंड टर्बो कंपनी में 1,545 रुपीज़ पे, अगर कंपनी 1-2 महीने में या फिर अगले हफ्ते या फिर दो हफ्ते 3 हफ्ते बाद कंपनी बैंकरप्सी के लिए फाइल करती है तो आपको रिटर्न में 586 रुपीज़ मिलेगा पर शेयर के बेसिस पर।
साथ ही में अगर आप करंट शेयर प्राइस मार्केट का और बुक वैल्यू का इन दोनों रेशियोज का अगर आप डिफरेंस देखोगे तो वो बहुत ही कम है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है, ये कंपनी का एडवांटेज हो जाता है। अगर साथ ही में अगर आप नीचे देखोगे कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो वो चल रहा है 10.8% में। इसका मतलब कंपनी के जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स है मार्केट में, मतलब कंपनी के जितने भी शेयर्स है पूरे मार्केट में, तो पर शेयर की बेसिस में कंपनी बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न कमा रही है अपने इक्विटी पे। अगर आप कंपनी का ईबिटा रेशियो देखते हो पिछले साल का, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिप्रिसिएशन, वो पिछले साल का था कंपनी का 26,437 करोड़ रुपीज़। और आगे अगर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे एनुअली तो कंपनी का पिछले साल का प्रॉफिट था 8,640 करोड़ रुपीज़। आप देख सकते हो यहाँ की कंपनी के जितने भी प्रॉफिट्स है वो बहुत ही बड़े प्रॉफिट्स है। इससे आपको पता चल जाता है कि कंपनी कितने बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रही है। साथ ही में अगर आप आगे देखते हो रिटर्न ऑन एसेट पिछले 5 साल का कंपनी का, तो वो चल रहा है 4.01%, मतलब वो भी एक पॉजिटिव में मतलब कंपनी का जो भी रिटर्न ऑन एसेट्स है वो अब तक तो पॉजिटिव में चल रहा है। अगर आपको रिटर्न ऑन एसेट क्या होता है कंपनी का वो पता नहीं तो आपको बता दो कि कंपनी के पास जितना भी एसेट्स है उस पर कंपनी पिछले साल में कितना रिटर्न कमाती है, उसी को हम रिटर्न ऑन एसेट कहते हैं। अगर आप लार्सन एंड टर्बो कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट देखोगे तो वो चल रहा है 4.01%, मतलब कंपनी अपने एसेट्स पे अच्छा खासा रिटर्न कमा रही है। अगर आप नीचे कंपनी का डेप्ट देखोगे, मतलब कंपनी के ऊपर जितना भी कर्जा है वो देखोगे, तो कंपनी के ऊपर टोटल कर्जा है 1,25,508 करोड़। अगर आप कंपनी के डेप्ट को कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन से कंपेयर करते हो तो ऑलमोस्ट कंपनी के आधे मार्केट कैपिटलाइजेशन से भी ज़्यादा कंपनी के ऊपर कर्ज है। अगर आप कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनी के ऊपर जितना भी कर्ज है वो देखोगे, ना ही कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है और ना ही कंपनी के ऊपर बहुत कम कर्ज है। आप एक मीडियम डेप्ट रेशियो के हिसाब से देख सकते हो कंपनी का। कंपनी ने ऑल टाइम हाई लगाया है मार्केट में 2,079 रुपीज़ का, और कंपनी ने ऑल टाइम लो लगाया है मार्केट में 102 रुपीज़ का। और साथ ही में अगर आप नीचे कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखोगे लास्ट ईयर का, तो वो चल रहा है 61.7 रुपीज़ पर। इसका मतलब ये हो जाता है अगर आप पिछले साल कंपनी में इन्वेस्ट करते हो या फिर पिछले साल आप अगर आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया होता तो पर शेयर के बेसिस पे आपको 61.7 रुपीज़ का रिटर्न मिलता। ये एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज हो जाता है कंपनी का। अगर आप कंपनी का डिविडेंड देखोगे लास्ट ईयर का, तो कंपनी ने डिविडेंड दिया है लास्ट ईयर 3,091 करोड़ रुपीज़ का। ये तो हो गए कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज। अगर आप तक कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज देखोगे तो बहुत ही अच्छे हैं और ये कंपनी का बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। ये तो हो गए कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में। तो चलिए देखते हैं कंपनी का ग्रोथ का चार्ट क्या कहता है। अगर आप कंपनी का ग्रोथ का चार्ट देखते हो तो आपको पता चलेगा कि कंपनी 2006 से ऑपरेट कर रही है मार्केट में। कंपनी ने 2006 से लेकर 2009 तक बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है, लेकिन अगर आप 2009 से 2015 के बीच देखोगे तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए कंपनी के लिए। और 2015 से लेकर 2022 तक कंपनी ने बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखाया है। और साथ ही में अगर आप कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ का चार्ट देखोगे तो बहुत ही अच्छा चार्ट है। इससे हमें पता चल जाता है कि कंपनी एट द ऑपरेटिंग लेवल पे कितनी अच्छी तरह से ऑपरेट करती है अपने सारे बिजनेसेस को। चलिए देख लेते हैं कंपनी के एडवांटेजेस क्या क्या है और कंपनी के डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। अगर आप एडवांटेजेस के साइड देखोगे तो एक एडवांटेज है कंपनी का, कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट। इसका मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को हर साल डिविडेंड देती है। साथ ही में अगर आप डिसएडवांटेजेस के साइड देखोगे कंपनी का तो दो दिए गए हैं। पहला है स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 2.63 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आप 1 रुपीज़ की चीज़ के लिए 2.60 रुपीज़ दे रहे हो। अगर आप दूसरे कंपनी से इस कंपनी का बुक वैल्यू कंपेयर करते हो तो वो बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। अगर आप दूसरे कंपनीज का देखोगे तो 100-200 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट भी करते हो बुक वैल्यू को इग्नोर करके तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी आपको, क्योंकि आप इन्वेस्ट करते हो तब आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की नज़रिए से देखते हो। लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली ये कंपनी आपको फ़ायदा ही देगी।
क्योंकि इसके फाइनेंशियल रेशियो बहुत अच्छे हैं, कंपनी का ग्रोथ का चार्ट भी बहुत अच्छा है और कंपनी का जो बुक वैल्यू रेशियो है वो बहुत ही कम है। अगर आप नीचे कंपनी का दूसरा डिसएडवांटेज देखोगे तो वो है कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 7.44% ओवर लास्ट 5 ईयर्स। इसका मतलब कंपनी के जितने भी सेल्स है वो 7.44% से कम हुए हैं पिछले 5 साल में। ये हो गया हमारे कंपनी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। साथ में हम आगे देखते हैं कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है। तो चलिए देख लेते हैं कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है। कंपनी के कॉम्पिटिटर्स है GMR इंफ्रा, HFCL, रितेश, इंजीनियर्स इंडिया और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सारे कंपनी के कॉम्पिटिटर्स है। अगर आप इन सभी कॉम्पिटिटर्स कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हो और लार्सन एंड टर्बो के मार्केट कैपिटलाइजेशन से कंपेयर करते हो तो वो बहुत ही कम है। अगर आप इन सारे कंपनीज का मार्केट कैप ऐड कर देते हो या फिर मिला देते हो तब भी लार्सन एंड टर्बो के मार्केट कैपिटलाइजेशन से इन सारी कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन कम ही आएगा। इससे हमें पता चल जाता है कि कंपनी कितने बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रही है, कंपनी का जो भी मार्केट शेयर है वो कितना बड़ा है। हमें खाली इन मार्केट कैपिटलाइजेशन के रेशो से ही पता चल जाता है। मतलब कंपनी ने अब तक तो एक मोनोपोली क्रिएट किया है अपने फील्ड में या मान लीजिए अपने बिजनेसेस में। तो चलिए देख लेते हैं नीचे हमारे क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो हम क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं देखेंगे क्योंकि ये जो रिजल्ट्स होते हैं वो 1 साल के रिजल्ट होते हैं। और अगर आपको कंपनी के 4 या 5 या फिर 10 साल का ग्रोथ क्या होगी वो डिफाइन करना है तो आपको कंपनी के पिछले 5 साल या 10 साल के जो भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो देखना पड़ेगा, कंपनी की हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, तभी आप अगले 4-5 साल का कंपनी का विजन देख सकते हो। तो हम क्वार्टरली रिजल्ट्स निगलेक्ट करते हैं और आ जाते हैं हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर। अगर आप कंपनी के सेल्स देखोगे मार्च 2011 से लेकर मार्च 2022 तक, मार्च 2011 में कंपनी का सेल्स था 51,972 करोड़ रुपीस। वो बढ़कर मार्च 2012 में हो जाता है 64,255 करोड़ रुपीस। वो बढ़कर मार्च 2015 में हो जाता है 91,929 करोड़ रुपीस। और सीधा बढ़ के 2020 में हो जाता है 1,45,452 करोड़ रुपीस। और मार्च 2020 में वो सेल्स होता है 1,35,979 करोड़। और मार्च 2020 का देखोगे तो आप 1,56,521 करोड़। मतलब अगर आप मार्च 2011 से मार्च 2022 का कंपनी का सेल्स देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का सेल्स बढ़ता ही जा रहा है। आप नीचे देख सकते हो जो कंपनी के जो सेल्स ग्रोथ है, आप देख सकते हो मार्च 2011 से लेकर मार्च 2022 तक। मार्च 2011 में कंपनी का सेल्स ग्रोथ था 18%, वो बढ़कर मार्च 2030 में 15 हो गया। मार्च 2080 का देखोगे तो 9%, मार्च 2090 का 12.98% और 2020 में कंपनी का सेल है 15.11%। अगर आप पिछले 10 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ निकालते हो कंपनी का तो वो हो जाता है हमारा 16। मतलब पिछले 10 साल में कंपनी 16% से ग्रो कर रही है अपने सेल्स में। एक बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर सेल का ग्रोथ है वो बढ़ता ही जा रहा है। और साथ ही में अगर आप कंपनी के एक्सपेंसेस देखोगे मार्च 2011 से लेकर मार्च 2020 तक, तो 2011 में कंपनी के एक्सपेंसेस थे 43,849 करोड़। मार्च 2040 का देखोगे तो वो है 17,968 करोड़ रुपीज। और 2020 का हो जाता है 1,32,351 करोड़ रुपीज। मतलब कंपनी के एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात है कि कंपनी के सेल्स है वो ज़्यादा है कंपनी के एक्सपेंसेस से। इससे एक फ़ायदा हो जाता है दोस्तों कि कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। आप नीचे देख सकते हो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2011 का। तो 2011 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 8,123 करोड़ रुपीज़। मार्च 2030 में देखोगे तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के 11,000 हो गया। 2016 का देखोगे तो 15,000। 2020 का देखोगे तो 24,553 करोड़ रुपीज़ और 2022 का 24,170 करोड़ रुपीज़। मतलब कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता ही जा रहा है। एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है कंपनी के लिए। साथ ही में अगर कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन देखोगे परसेंटेज, तो मार्च 2011 में 16% था,
और मार्च 2020 में 15%। अगर पिछले 10 साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी निकालोगे कंपनी का, तो ऑन एन एवरेज वो 16% आ जाता है। मतलब कंपनी के जितने भी सेल्स होते हैं उसमें से जो 60% हिस्सा बचता है वो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहता है। साथ ही में अगर आप नीचे देखते हो, जो कंपनी ने इस साल का इंटरेस्ट पे किया है, मतलब 2011 से लेकर 2020 का ये जो कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया है वो देखते हो। अगर आपको इंटरेस्ट क्या पे किया है वो पता नहीं, तो आप बता दो आपको कि जो लोन पे लिया हुआ पैसा होता है कंपनी का, उस पर कंपनी इंटरेस्ट पे करती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। साथ ही में अगर कंपनी ने फाइनेंस या फिर लोन लेके कुछ तो एसेट्स खरीदे होंगे, तो भी उसका जो इंटरेस्ट होता है वो कंपनी पे करती है। अगर आप वो 2011 का देखोगे तो कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया है ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का। वो बढ़कर हो जाता है 2015 में 7,000 करोड़ टू 7,266 करोड़ का। और 2022 का देखोगे तो वो चल रहा है 9,078 करोड़। अगर आपके कंपनी के सेल्स के हिसाब से कंपनी ने जो इंटरेस्ट पे किया है वो कंपेयर करते हो, तो कंपनी जो इंटरेस्ट पे किया है वो बहुत ही कम किया है अगर आप कंपनी के सेल्स से कंपेयर करते हो तो। और ये एक और एडवांटेज होता है कंपनी के लिए। तो बहुत ही अच्छी बात है कि कंपनी अभी भी इतने कम इंटरेस्ट पे कर रही है इतने बड़े वैल्यूएशन पर और इतने बड़े सेल्स ग्रोथ पर। और इसका ये जो फायदा होता है वो कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स या फिर नेट प्रॉफिट में पड़ जाता है। आप नीचे देख सकते हो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2011 का चल रहा है 6,800 करोड़ रुपीज। वो बढ़कर मार्च 2012 में हो जाता है ऑलमोस्ट 7,000 करोड़। मार्च 2008 का देखोगे तो 11,639 करोड़ रुपीज। और मार्च 2020 का देखोगे आप तो वो है 14,508 करोड़ रुपीज, 14,508 करोड़ रुपीज। मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता ही जा रहा है। और ये एक और एडवांटेज होता है कंपनी के लिए। तो आप नीचे भी देखते हो तो कंपनी ने जो टैक्स पे किया है मार्च 2011, मतलब 2011 से लेकर 2022 तक जो कंपनी टैक्स पे करती है अपने सेल्स के ग्रोथ के हिसाब से, वो ऑलमोस्ट अब अगर आप पिछले 10 साल का निकालते हो तो वो 30% आ जाता है। मतलब कंपनी अपने रेवेन्यू का 30% टैक्स पे करती है और ये बहुत ही कम पे करती है टैक्स अगर आप दूसरे कंपनी से कंपेयर करोगे तो। इसका फायदा कंपनी के प्रॉफिट में दिख जाएगा आपको। कंपनी का नेट प्रॉफिट है 2011 में 4,464 करोड़ रुपीज। 2012 में देखोगे तो वो बढ़ जाता है 4,700 करोड़ रुपीज। 2030 में बढ़ के वो हो जाता है 5,200 करोड़ रुपीज। 2070 का देखोगे तो वो कंपनी का नेट प्रॉफिट बचता है 6,000 करोड़ रुपीज। 2020 का 11,583 करोड़ रुपीज। और 2020 का देखोगे लेटेस्ट तो वो चल रहा है 8,669 करोड़ रुपीज का। आप यहाँ देख सकते हो पिछले 10 साल में कंपनी एक बार भी लॉस नहीं की है। कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ती ही जा रही है, अपने प्रॉफिट जो है बढ़ा रही है। इससे आपको कंपनी के ऑपरेटिंग या फिर कंपनी जो भी बिजनेस करती है उसके वो कितने अच्छी तरह से बिजनेस करती है ये आपको पता चल जाएगा। साथ ही में अगर आप नीचे देखोगे कंपनी का अर्निंग पर शेयर 2011 से लेकर 2022 तक, तो 2011 में 32.58 पर रुपीज चल रहा है अर्निंग पर शेयर। और 2020 का देखोगे तो 82.47 रुपीज। और 2022 का देखोगे तो 61.70 रुपीज। मतलब कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता ही जा रहा है। अगर आपको अर्निंग पर शेयर क्या होता है कंपनी का वो अभी तक नहीं पता है तो आपको बता दो कि कंपनी के जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर है मार्केट में, मतलब कंपनी जितने भी शेयर्स अपलोड करती है मार्केट में, पर शेयर की बेसिस पे कंपनी ने इस साल कितना रुपीज कमाया या फिर पर्टिकुलर ईयर में पर शेयर के बेसिस पर कितना रुपीज अर्न किया, उसी को हम अर्निंग पर शेयर करते हैं। इसका मतलब अगर आप 2022 में कंपनी या फिर 2021 में कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पर शेयर के बेसिस पे रिटर्न मिलता है आपको 82.47 रुपीज का ईयर ऑन ईयर पर। साथ ही में अगर आप नीचे कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखोगे तो पिछले 10 साल से 9% से बढ़े हैं, पिछले 5 साल से 7% से, पिछले 3 साल में कंपनी के जो सेल्स ग्रोथ है वो 5% से बढ़े। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो पिछले 10 साल से कंपनी के 7% बढ़ रहे हैं और पिछले 5 साल से 8%। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न भी देखोगे कंपनी का 10 साल का तो वो 10% से बढ़ रहा है और पिछले 5 साल का देखोगे तो 6% से।
और रिटर्न ऑन इक्विटी, इसका मतलब अर्निंग पर शेयर जो है पर इक्विटी पे, वो पिछले 10 साल से कंपनी का 14% चल रहा है और पिछले 5 साल से 15%। ये जो अब प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट देखा हमने कंपनी का, ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। इससे अच्छा आपको शायद ही किसी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो क्या कहती है। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले देख लेते हैं बोरोइंग्स। अगर आपको बोरोइंग्स क्या होता है वो पता नहीं तो बता दो कि कंपनी डे टू डे ऑपरेशंस रन करने के लिए उधार का पैसा लेती है, उसी को हम बोरोइंग्स कहते हैं। अगर आप मार्च 2011 का बोरोइंग देखो कंपनी का, तो वो था 37,216 करोड़, और वो 2020 का देखते हो तो कंपनी का बोरोइंग से 1,25,508 करोड़ रुपीज़। मतलब कंपनी जो है अभी भी बोरोइंग्स पर डिपेंड है अपने डे टू डे ऑपरेशंस रन करने के लिए। ईयर ऑन ईयर अगर आप पिछले 10 साल का देखते हो तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो बढ़ता ही जा रहा है। तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है कंपनी के लिए। तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज नहीं होता, एक छोटा सा डिसएडवांटेज हो जाता है। अगर कंपनी की जो टोटल लाइबिलिटीज़ है वो भी देखते हो 2011 से लेकर 2022 तक, तो वो 2011 में कंपनी के टोटल लाइबिलिटीज़ थे 94,730 करोड़ रुपीज़। 2016 का देखोगे तो 1,94,000 हो गए। और मार्च 2020 का लेटेस्ट देखते हो तो कंपनी के पास टोटल लाइबिलिटीज़ है 3,20,000 करोड़ रुपीज़। मतलब कंपनी के ऊपर ये इतनी कर्ज है या फिर डेप्ट हो या मान लीजिए लाइबिलिटीज़ है। अगर नीचे आप कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स देखते हो, 2011 में कंपनी का पास फिक्स्ड एसेट्स थे 15,624 करोड़ रुपीज़, और 22 का देखते हो तो कंपनी के पास अभी भी फिक्स्ड एसेट्स है 42,816 करोड़ रुपीज़ के। अगर आप पिछले 10 साल का कंपेयर करते हो तो एवरेज और उसका एवरेज भी निकालते हो, या फिर पिछले 10 साल का जो कंपेयर करते हो फिक्स्ड एसेट्स, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने अपने फिक्स्ड एसेट्स बढ़ाए हैं। इसका मतलब कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है वो अपने ही बिजनेसेस में लगाते हैं एक्सपांड करने के लिए। और अगर आप नीचे देखोगे करंट वर्क इन प्रोग्रेस एसेट्स, मतलब अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन एसेट्स है कंपनी के, वो भी देखते हो तो मार्च 2011 का 12,000 है, और साथ में 2022 का देखोगे तो वो घट जाता है 1,170 करोड़ रुपए। मतलब कंपनी के जो वर्क इन प्रोग्रेस एसेट्स से मार्च 2011 में जो कंपनी ने वर्क इन प्रोग्रेस एसेट्स निकाले थे या फिर पैसा जो इन्वेस्ट किया था, वो पिछले 10 साल में वो पूरे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गए हैं। और 22 का देखोगे तो खाली 1,170 करोड़ का कंस्ट्रक्शन है अंडर, वो बचा हुआ है। बाकी का जो 10,000 या 11,000 करोड़ का है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। इसका मतलब इससे आपको कंपनी के ऑपरेशन या फिर ऑपरेटिंग लेवल पे कितनी अच्छी कंपनी है ये आपको पता चल जाता है। अगर आप कंपनी के नीचे देखोगे इन्वेस्टमेंट्स, तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते ही जा रहे हैं। कंपनी ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके रखा है। अगर आप मार्च 2022 का देखते हो तो कंपनी ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करके रखी है अदर बिजनेसेस में या फिर स्टार्टअप्स में बोल लीजिए, या फिर बॉन्ड्स में, अलग अलग जगह कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। अगर आप अदर एसेट्स देखते हो कंपनी के, तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते ही जा रहे हैं। 2011 में देखोगे कंपनी के पास अदर एसेट्स 57,000 थे, वो बढ़कर 2022 का 2,36,459 करोड़ रुपीज़ हो गए। अगर आप टोटल लाइबिलिटीज से टोटल एसेट्स कंपेयर करते हो तो वो इक्वली आ जाता है हमेशा। फिर भी आपको बता दूं कि अगर फिक्स्ड एसेट्स है वो बहुत ही कम है टोटल लाइबिलिटीज से, ये कंपनी का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। लेकिन अगर आप कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स और अदर एसेट्स को कंपेयर करते हो तो ये जो डिसएडवांटेज है वो पूरी तरह से निगलेक्ट हो जाता है। टोटल लाइबिलिटीज है कंपनी के पास 3,20,000 और साथ में टोटल एसेट्स है 3,20,000। ये तो हो गया कंपनी का बैलेंस शीट। अगर आप बैलेंस शीट भी देखते हो तो कंपनी का प्रॉपर बैलेंस है 50% कहेंगे आप। ये बहुत ही अच्छी बैलेंस शीट है किसी भी कंपनी के, अगर देखोगे आप दूसरी कंपनी से कंपेयर करोगे तो ये तो हो गया बैलेंस शीट का। तो नीचे देख लेते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो चलिए देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो पहले आ जाता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। 2022 का अगर कंपनी के पास कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का देखोगे तो ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ रुपीज़ है। अगर आप कैश फ्रॉम दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखते हो तो अभी भी तो माइनस में चल रहा है। मतलब कंपनी ने अभी इन्वेस्ट करके रखा है, वो शायद कंपनी ने वो करंट वर्क इन प्रोग्रेस एसेट्स में कंपनी ने इन्वेस्ट किया होगा। अगर 2-3 साल बाद देखोगे तो ये
3,668 करोड़ रुपीज़ वो 2-3 साल बाद प्लस में आ जाएगा। अगर आप कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ देखते हो वो भी चल रहे हैं -15,181 करोड़ रुपीज़ का। अगर आप नीचे नेट कैश फ्लो देखते हो पिछले 10 साल का, ये दोनों कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये दोनों माइनस में चलते हुए भी कंपनी के पास पॉजिटिव नेट कैश फ्लो है। अगर आप पिछले 10 साल का देखोगे तो कंपनी के पास 2 या 3 ही साल माइनस में चला है नेट कैश फ्लो, और बाकी के जो 5-6 साल है वो पूरे प्लस में है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि कंपनी के पास अभी भी कैश पड़ा हुआ है। अगर आप मार्च 2022 का देखोगे तो 340 करोड़ रुपीज़ का कंपनी के पास अभी भी नेट कैश फ्लो है। ये तो हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखते हैं कंपनी के पास शेयर होल्डिंग। अगर आप कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखते हो तो प्रमोटर्स के शेयर होल्डर्स नहीं दिए क्योंकि कंपनी के कोई भी प्रमोटर्स नहीं है। पूरा कंपनी का जो मार्केट है या फिर शेयर है पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है अलग अलग जगहों पे, मतलब अलग अलग इन्वेस्टमेंट फर्म है। फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट के पास है, थोड़ा पब्लिक के पास भी है। अगर आप पब्लिक का देखते हो तो 2022 में पब्लिक के पास 43.86% शेयर होल्डिंग पैटर्न है। मतलब पब्लिक शेयर होल्डिंग देखोगे तो 43.86% पब्लिक के पास शेयर है कंपनी का। गवर्नमेंट का देखोगे तो ऑलमोस्ट जीरो है। फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर का देखोगे 2019 से 2022 तक तो फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर ने अपना शेयर होल्डिंग बढ़ाई है कंपनी में 20 से लेकर 22%, मतलब ऑलमोस्ट 3% फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स ने कंपनी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर देखोगे 2019 से लेकर 2020 तक तो शेयर होल्डिंग अपना कम किया है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स ने। तो एक अच्छी बात है कि पब्लिक के पास अभी भी 43.86% है। मतलब जो कंपनी के शेयर से या फिर शेयर प्राइस जो चलती है मार्केट में उसको कोई भी डाइल्यूट नहीं कर सकता या फिर मान लीजिए कि कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कंपनी के पास। तो हमने आज देखा कि कंपनी किस फील्ड में ऑपरेट करती है, कंपनीज के वेरियस बिजनेस कैटेगरीज क्या क्या है। साथ ही में हमने कंपनी के फाइनेंशियल रेशियो देखा, कंपनी का ग्रोथ का चार्ट देखा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखा, कंपनी के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी देखे, बैलेंस शीट देखा और कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखा। साथ ही में हमने कंपनी का जो नेट कैश फ्लो होता है मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने देखा। अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट या फिर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की नज़रिए से देखोगे तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बहुत ही बड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न है कंपनी का, बहुत ही बढ़िया नेट कैश फ्लो है। साथ ही में अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखोगे, बैलेंस शीट देखोगे और फाइनेंशियल रेशियोज देखोगे तो बहुत ही अच्छी चल रही है कंपनी के। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की नज़रिए से देखते हो या फिर आप आज इन्वेस्ट करते हो 4-5 या फिर 10 साल के लिए तो कंपनी के ज़्यादा चांसेस है कि आपको एक बहुत अच्छे रिटर्न दे सकती है या फिर एक बहुत बढ़िया वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको कंपनी हेल्प कर सकती है। मुझे तो लगता है कंपनी का जो मार्केट शेयर प्राइस चल रहा है अभी भी वो बहुत ही कम चल रहा है। अगर आप कंपनी के प्रॉफिट्स देखते हो तो एक सही टाइम है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। और दोस्तों आप सिर्फ मेरे कहने पे ना जाते हुए आप भी थोड़ा रिसर्च कीजिएगा और फिर कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए सोचेगा। कुछ परसेंट आपका जो कैपिटल होता है उसमें से 10% या फिर 15% आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर आपके रिस्क टू रिवार्ड रेशियो से आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हो। बहुत ही अच्छी कंपनी है ये। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप ऐसे ही वीडियोज